रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साइमल्टेनियसली हमने बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन आया। लीग ऑफ नेशन का बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन। हमने बात की थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सभी जो डिफरेंट कंट्रीज थी उनके बीच में किसी भी तरह के जो वार है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उनके बीच में अगर कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स वार में कन्वर्ट ना हो। तो किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को कायम रखती है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में पीस एस्टेब्लिश करती है, राइट। तो दैट वी हैव डिस्कस। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कि यूनाइटेड नेशन बनने के कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे जब इसके मेंबर्स बढ़ने लगे तो डिमांड उठने लगी कि यूनाइटेड नेशन की जो स्ट्रक्चर है और प्रोसेस है उसमें भी चेंज आना चाहिए, राइट। तो लेटर ऑन एट द टाइम जब यूनाइटेड नेशन बना था उस समय 51 स्टेट्स इसकी मेंबर थी। एट प्रेजेंट 193 है। तो 1997 में कोफी एनान जो कि उस समय में यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ रिफॉर्म्स किए थे। उन रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग मेनली किस चीज में बदलाव आया था, परमानेंट मेंबर्स की कंडीशन में। वी हैड डिस्कस कि यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर्स आ गए, राइट, जिनके पास वीटो पावर है। तो वो परमानेंट मेंबर्स का क्राइटेरिया क्या था जो उस समय प्रपोज किया गया था? प्रपोज क्राइटेरिया फॉर परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो कौन सा है? सबसे पहले है मेजर मिलिट्री पावर की, जो भी कंट्री अगर परमानेंट मेंबर वही कंट्री बन सकती है जिसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी मिलिट्री पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड इन्होंने क्राइटेरिया क्या प्रपोज किया? मेजर इकोनॉमिक पावर, एक ऐसी कंट्री जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, जो यूनाइटेड नेशन में हेल्प कर रही हो, मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली पावरफुल हो, एज वेल एज सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यूनाइटेड नेशन के बजट में भी उसका हिस्सा, राइट। देन बिग नेशन ऑन पॉपुलेशन टर्म्स, इन टर्म्स के अलावा यानी मिलिट्री में पावरफुल होगी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी, यूनाइटेड नेशन में वो शेयर दे रही है, कंट्रीब्यूशन दे रही है। इसके अलावा बिग नेशन होना चाहिए। बिग नेशन किस फॉर्म में? पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो। एक्सेप्ट दैट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट रिस्पेक्टिंग नेशन, एक ऐसा नेशन होना चाहिए जिसमें डेमोक्रेसी हो और जो नेशन ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट देता हो, ह्यूमन राइट्स की बात करता हो, जब ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर फॉलो किया जाता हो, राइट। एक्सेप्ट दैट डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड कल्चरल टर्म्स, उस कंट्री में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि सारे ही अमीर हैं और ऑल आर वेरी पुअर, डाइवर्सिटी शुड बी देयर, एज वेल एज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, प्लस कल्चरल टर्म्स, कल्चर भी उसमें हर तरह की कल्चर इन्वॉल्व हो, ये नहीं कि ओनली वन टाइप ऑफ कल्चर इज देयर, बाकी किसी और कल्चर को वहां पर एकोमोडेट ही ना किया, राइट। तो इनका ये मानना था कि उसमें ये सारी चीजों का होना जरूरी है। अगर कोई भी कंट्री इन 6 टर्म्स को फुलफिल करती है, ओनली देन वो कंट्री यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनने का हक रखती है, उसका क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे, प्रपोज क्राइटेरिया थे परमानेंट मेंबरशिप के, जो कब दिए गए थे? 1997। क्लियर। अब इंडिया, अब हम बात करेंगे इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स की। तो हमने बात की अभी कि यूनाइटेड नेशन में जो प्रपोज्ड क्राइटेरिया दिया गया था। अब इसी पर बेस्ड इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म, इंडिया का उससे क्या मतलब व्यूज थे रिफॉर्म्स के बारे में, या इंडिया किस तरीके की चेंजेस जो थे उसमें चाहती। इंडिया इज अ बिग सपोर्टर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया यूनाइटेड नेशन का रीस्ट्रक्चर, उसकी दोबारा से स्ट्रक्चर को चेंज करके दोबारा से उसको बनाने में उसकी सपोर्टर थी, उसको करना चाहती थी। इट बिलीव्स इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट। अब रीस्ट्रक्चर के हक में क्यों थी इंडिया? क्योंकि इंडिया हमेशा किस बात को लेकर चलती है? प्रमोटिंग डेवलपमेंट, कि हर चीज में, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। समय के साथ साथ अगर उसमें चेंजेस होंगे तभी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो पाएगी। एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, इंडिया हैज
इंडिया का, किस चीज को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं इंडिया, दैट वाज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमने कल बात की थी टू मेन ऑर्गन्स, वन इज जनरल असेंबली, सेकंड वन वाज सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। इंडिया सपोर्ट्स द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सिक्योरिटी काउंसिल इन डिसीजन मेकिंग। अभी तक क्या है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो 5 परमानेंट मेंबर्स के द्वारा लिया जाता है, लेकिन इंडिया का ये कहना है, और वो 5 कंट्रीज कौन सी है, डेवलप्ड कंट्री। इंडिया का ये कहना है कि उसमें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ डेवलपिंग कंट्री को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए, ताकि अगर वो भी परमानेंट मेंबर होगी तो उन्हें भी डिसीजन लेने का राइट मिले। अभी तक क्या है, ओनली परमानेंट मेंबर्स आर टेकिंग डिसीजन, उनके पास वीटो पावर है। इंडिया सपोर्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। अभी तक क्या है, 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन इंडिया क्या चाहते हैं कि जब ये 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर बने थे उस समय टोटल मेंबर स्टेट 51 थी, लेकिन आज कितने हो चुके हैं, 193। तो इंडिया का ये कहना है कि अगर टोटल मेंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो उसी बेस पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर भी बढ़ना चाहिए, राइट। इंडिया itself wants to become permanent member as it fulfill all the conditions to become permanent member। इंडिया खुद सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। क्यों सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि नाउ कम बैक, क्योंकि जो प्रपोज्ड क्राइटेरिया था, जो उसमें ये 6 कंडीशन बताई गई थी कि अगर ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं ओनली देन यू आर एबल टू बिकम द परमानेंट मेंबर। तो इंडिया ये कहता है कि वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है क्योंकि वो इन सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो अगर इंडिया इन सभी कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसका राइट है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर, राइट। और इंडिया में भी क्या है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिकली इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इंडिया भी यूएन बजट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉपुलेशन में इंडिया सबसे बड़ा कंडीशन है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिकली डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, एक तरफ ओशंस है, कहीं पर हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, राइट। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल भी, हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें भी डाइवर्सिटी है, एज वेल एज कल्चर का, यहाँ पर हर तरह की कल्चर भी पाई जाती है, उसमें भी डाइवर्सिटी है। तो इंडिया ये कहता है कि अगर ये 66 कंडीशन जब इंडिया पूरा करता है तो उससे भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, उससे भी परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा जबकि वो सारी टर्म कंडीशंस को कंप्लीट करता है। तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं, डोंट वांट दैट इंडिया बिकम वीटो पावर। वो नहीं चाहती कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने, इंडिया के पास वीटो पावर आए। क्यों नहीं चाहते, कौन सी कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान, इसलिए नहीं चाहते, उनको कहते हैं इंडिया इज हैविंग द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, इसलिए उसे परमानेंट मेंबर बनने की जरूरत ही नहीं, राइट। जबकि इफ इंडिया इज इंक्लूडेड सम इमर्जिंग पावर्स, दूसरा रीजन क्या है, एक तो कुछ कंट्री चाहती ही नहीं कि इंडिया वीटो पावर में आए, इंडिया परमानेंट मेंबर बने। दूसरा रीजन क्या है कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है तो इंडिया के साथ साथ कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इमर्जिंग पावर के रूप में उभर कर सामने आ रही है, वो भी कंडीशंस को कंप्लीट करती हैं। तो ऐसे में वो कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। तो ये जो कंट्री है, फिर अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है तो इन कंट्रीज को भी, इन चारों कंट्रीज को भी परमानेंट मेंबर बनाना पड़ेगा, राइट। दिस वाज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से जो एक ऑब्स्टेकल है इंडिया का परमानेंट मेंबर बनने, राइट। दूसरा एक और तीसरा कारण है कि साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, 5 ऑलरेडी मेंबर है, तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स का कहना है कि हर कॉन्टिनेंट की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में। तो इसका मतलब कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका का भी 1 मेंबर वहां होना चाहिए, मस्ट बी रिप्रेजेंटेटेड फॉर दे डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। का कहना है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए ताकि 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, राइट, जो कि अभी तक नहीं है। क्लियर। तो ये 3 कारण हैं जो अड़चन है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जिनकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबर या इंडिया को अभी
नहीं मिल पा रहा। अब व्हाटएवर वी हैव डिस्कस, ये आपका अलग से इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स का अगर कंप्लीट क्वेश्चन है तो इट कैन कम इन 6 or 4 मार्क्स, राइट। अब अगर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि व्हाई इंडिया सेज दैट ही वांट टू बिकम परमानेंट मेंबर, तो उसमें क्या आएगा, इंडिया क्यों चाहता है, क्यों कहता है परमानेंट मेंबर बनूंगा, क्योंकि इंडिया इन कंडीशंस को कंप्लीट करता है। देन यू हैव टू राइट डाउन दीस 6 पॉइंट्स। ये आपका कितने में आएगा, 4 मार्क्स। इज इट क्लियर? तो इसी यही सेम 6 पॉइंट्स आपके अनदर फॉर्म में भी आ सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए कौन से क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी जिसको कंप्लीट करना पड़ता है? देन अगेन सेम आंसर यू हैव टू राइट, ओनली क्वेश्चन फॉर्म इज डिफरेंट। एक तरफ पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने के क्राइटेरिया क्या है, दूसरे में हम कह रहे हैं कि इंडिया किस आधार पर कह रहे हैं कि उसे परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। दोनों क्वेश्चन सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका आंसर क्या है, सेम आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट वन मोर आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल इन दैट वे, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के रास्ते में अड़चने क्या है, किस लिए इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। अगेन इट्स योर 4 मार्क्स क्वेश्चन, किस लिए नहीं बन पा रहा, आपको फिर से वही तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो कुछ कंट्रीज नहीं चाहती, लाइक पाकिस्तान, क्योंकि उसका कहना है इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री है। दूसरा क्या है, अगर इंडिया को इंक्लूड करते हैं तो बाकी जो 4 कंट्रीज और है जो इमर्जिंग पावर्स में, उनको भी परमानेंट मेंबर बनाना पड़ेगा। थर्ड रीजन क्या है कि जो 2 कॉन्टिनेंट्स रह गए हैं, कॉन्टिनेंट ए का ये कहना है कि हर कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स है तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक ये 2 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है, तो अगर इंडिया को बनाते हैं तो इनको भी बनाना पड़ेगा। Is that clear? So in this way, different type of questions get come on 1 mark. So as you know very well, कोई एक पूछ ले, any 2 पूछ ले, किसी भी तरीके से, तो that can be. Is it? अब हम बात करते हैं यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड कि यूनाइटेड नेशन कैसे यूनिपोलर हो गया। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी एक की पावर होती है। यूनाइटेड नेशन था किसके लिए, होल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन किस तरीके से आज यूनाइटेड नेशन यूनिपोलर बनता जा रहा है, कैसे यूनिपोलर का मतलब कि एक ही कंट्री की पावर जो है, एक ही कंट्री की डोमिनेंस इस पर हावी होती जा रही है। आफ्टर द, एज वी ऑल नो, हमें सबको मालूम है कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएस बिकेम सुपर पावर। यूएसएसआर की जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था आफ्टर द कोल्ड वार, जब वो समाप्त हो गया था, तो उसके बाद यूएस जो है पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर के रूप में आया था। हमने वी हैव डिस्कस्ड दैट इट एस्टैब्लिश्ड इट्स हेजेमनी, राइट। लेकिन इसके साथ साथ अब क्योंकि ये सुपर पावर था तो यूएस ने क्या किया कि इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउ इज टू इग्नोर द यूएन। अब क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री पावर में स्ट्रांग है, वर्ल्ड में इसकी एक डोमिनेंस है, तो उस चीज़ का यूएस ने जो था मिस यूज करना शुरू कर दिया। अब ये कई बातों में अगर इसको कुछ करना है, किसी पर अटैक करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें ये यूएन की परवाह भी नहीं करता, जिसमें यूएन से परमिशन लेना, यूएन की रजामंदी होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, राइट। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं इराक इन्वेशन का। इराक पर एज वी ऑल नो कि 2003 में अमेरिका ने किस पर अटैक किया था कि इराक पर। उस समय यूनाइटेड नेशन ने से परमिशन लेना यूएस ने ज़रूरी नहीं समझा था, यानी यूनाइटेड नेशन को, यूएन को इसने इग्नोर किया था। दिस वाज द एग्जांपल फॉर दैट, राइट। तो इस तरीके से यूएस जो है यूनाइटेड नेशन को इग्नोर करता है और अपनी यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन में भी वो अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। UN is physically located within the US territory, gives Washington additional source of influence. इसके अलावा US किस लिए इसमें अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रहा है, किस कारण से, ऐसे क्या कारण है। एक तो हमने पढ़ा कि मिलिट्री और इकोनॉमिक कारण है। दूसरा हमने बात की एक और कारण है इसका कि जो यूनाइटेड नेशन
लोकेटेड कहाँ है, वो भी यूएस में है। कौन सी जगह पर, वाशिंगटन। अब क्योंकि ये अमेरिका में लोकेटेड है, वाशिंगटन में लोकेटेड है, इसलिए मैनी यूएस पीपल वर्क्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी। यूनाइटेड नेशन के बहुत से लोग जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिससे उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, राइट। एक्सेप्ट दैट वीटो पावर है, यूनाइटेड यूएस के पास वीटो पावर है, तो वो वीटो पावर का भी मिसयूज करता है। वीटो पावर ऑफ द यूएस आल्सो कैन स्टॉप एनी मोर डैमेजिंग इट्स इंटरेस्ट, लार्जेस्ट इंटरेस्ट। अगर कोई भी यूनाइटेड नेशन अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है जो कि यूएस के फेवर में नहीं है, यानी यूएस उसको नहीं चाहता कि ये डिसीजन उसके लिए लिया जाए, तो उन डिसीजंस को जो है वो वीटो पावर की सहायता से, वीटो पावर की हेल्प से समाप्त कर देता है, उनको अप्लाई होने ही नहीं देता ऐसे डिसीजंस को। क्लियर। अगेन यहाँ फिर से वो अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है। एक्सेप्ट दिस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन, यूनाइटेड नेशन को जो डिफरेंट स्टेट कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमिकली, उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, यूएस का। इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल जितना भी यूएन का बजट है उसका 22% अप्रॉक्सीमेटली कौन देता है, कंट्रीब्यूट कौन करता है यूनाइटेड नेशन को, यूएस, राइट। तो इस तरीके से ये कई कारण हैं जिनकी वजह से यूएस जो है अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करना चाहता है यूनाइटेड नेशन पर, अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है यूनाइटेड नेशन पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएस की ये जो मनमानी है, जो यूएस अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, अगर उसको यूनाइटेड नेशन की बात सुननी है तो सुनेगा, नहीं सुननी तो इग्नोर करता है, राइट। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रही हैं कि धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन यूनिपोलर बनता जा रहा है। Is it clear? Unipolar again it can come as an 4 marks question. आपका ये आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इज नाउ बिकमिंग अ यूनिपोलर वर्ल्ड। कौन कौन से बेसिस होंगे, देन यू हैव टू गिव दीज पॉइंट। सबसे पहला आपको देना है डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएस क्या बन गया, सुपर पावर बन गया, देन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, आफ्टर दैट again UN located in within its territory, then people are working, so he is getting information, then veto power, he is using his veto power, then largest contributor to the United Nation. ये कुछ reasons है, ओके। बट अगेन सब चीज़ों को होते हुए भी यूनाइटेड नेशन क्या है, फिर भी यूएस के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है, और डिस्पाइट द अबव मेंशन स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज ऑफ द यूएन बैलेंस टू द यूएस, it serves a purpose in bringing the world together in dealing with conflicts and social and economic issues. इन सब के बावजूद, यूएस की मनमर्जी मानने लगा करने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा किए हुए है, पूरे वर्ल्ड को आपस में कोऑपरेट करवाता है, पीस एस्टैब्लिश करता है, और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, इन सब को सॉल्व करता है, राइट। ऑल दिस इज about the UN in a unipolar world, right? In our next chapter we will discuss regarding different organs of United Nations.